दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बजट 2023 कैसा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप डिटेल में से समझना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रयास मैं और मेरी टीम आपके लिए करने वाली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट और स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर में क्या क्या बजट के फायदे होने वाले हैं, क्या क्या चीजें होने वाली है, कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, ये आपको जानने मिलेगा। दोस्तों 10 लाख करोड़, हाँ आपने ठीक सुना, 10 लाख करोड़ का सरकार बहुत खुश है, इस सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इंफ्रा और रियल एस्टेट सेक्टर में टोटल 10 लाख करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है। जो मेन चीजें हैं वो है राज्यों को मिलने वाला है मुफ्त, हाँ आपने सुना, ब्याज मुफ्त लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन राज्यों को मिलने वाला है। 75,000 करोड़ देंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। पीएम आवास योजना का बजट बढ़ चुका है, पूरा डिटेल में हम आपको आगे बताने वाले हैं। 50 से ज्यादा हेलीपैड और एयरपोर्ट बनने वाले हैं। रेलवे के लिए सबसे बड़ा बजट है। 100% मशीनी सफाई इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लीनिंग आपको देखने मिलने वाली है। शहरी बुनियादी ढांचा विकास की निधि मतलब यूआईडीएफ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये एक स्पेशल कोच, बहुत सारी चीजें ये हाईलाइट में हमने बताया, अब डिटेल में हम आपको बताएंगे। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर एंड रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर आई है कि कैसे 2023 का बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है, क्या क्या चीजें उसमें घोषित की गई है, कैसा रहेगा बजट। राज्यों को मिलने वाला है मुफ्त लोन। दोस्तों राज्य सरकार को 50 साल के लिए ब्याज मुफ्त लोन देने वाली है। इस लोन की जो राशि है उन्हें वित्त वर्ष 2023 और 24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करना होगा, ये कंडीशन है। इस लोन की शर्त यही होगी कि राज्यों को अपना कैपेक्स हकीकत में बढ़ाना होगा और इसके साथ भी कई सुधार करने होंगे। अगर वो ये करते हैं तो वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे इस इंटरेस्ट फ्री लोन का और अपने 2023-24 में इसे यूटिलाइज कर पाएंगे एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 75,000 करोड़ देंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। मतलब देश में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से 100 अहम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। इसमें पोर्ट, कोयले की खान, स्टील और उर्वरक उद्योग, फूड ग्रेन सेक्टर के लिए लास्ट माइल और फर्स्ट माइल करने की पूरी तैयारी, कनेक्टिविटी की तैयारी की जाएगी। इसका मतलब बहुत तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा उद्देश्य है ये सब करने के पीछे। बनेंगे 50 से ज्यादा अतिरिक्त एयरपोर्ट और हेलीपैड। दोस्तों एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत बड़े इनिशिएटिव्स ले रही है और इस पूरे वीडियो को हमने कैसे किया है कि इंफ्रा पार्ट को और थोड़ा रियल एस्टेट पार्ट को हम पार्ट 1 में पहले 4-5 मिनट समझाएंगे और एंड के 5-10 मिनट आपको सिर्फ एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट से रिलेटेड चीजें बताने वाले। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो कमेंट करके जरूर बताना, जो भी अच्छा लगे, जैसा भी लगे, प्रयास हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो 50 एयरपोर्ट पे मैं था कि 50 नए एयरपोर्ट हेलीपैड बनने वाले हैं। ये कैसे होगा, क्या होगा? तो वाटर एयरड्रोम, लैंडिंग ग्राउंड भी बनेंगे, ये रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। वहीं कोस्टल शिपिंग को भी प्रमोट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट इस सेक्टर में निजी निवेश बढ़ाने पर जोर देगा और बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व करके पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे भी काम किया जाएगा। तो जो बहुत सारा पब्लिक मतलब गवर्नमेंट का पैसा लग रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, अब बहुत सारे प्राइवेट पार्टनरशिप के भी स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाएंगे जिससे लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। रेलवे के लिए दोस्तों ये बहुत बहुत बड़ा बजट है। सरकार ने रेल मंत्रालय के लिए अलग से 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। रेल मंत्रालय के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा बजट आवंटन है। इसे रेल मार्गों का विकास और ट्रेनों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यूज किया जाएगा। पिछले बजट में रेल मंत्रालय को 1,40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के लिए भी 15,710 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर किसी देश का मजबूत होता है, जब रोड, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, जब सब चीजों को स्ट्रांग बनाया जाता है। जॉन एफ कैनेडी का ये कहना था कि अमेरिका इसलिए एक विकसित देश नहीं है क्योंकि विकसित होने के बाद वहां रोड बने, वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसीलिए आज वो विकसित देश है। ये आपको जानना समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी देश विकसित देश तब बनेगा जब उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसके रोड्स, उसकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग होगी।
क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई 200 रुपए का सामान आप तक पहुंचता है और उस 200 रुपए के सामान पे 16% के हिसाब से 32 रुपए आपको सिर्फ लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इसका पे करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी कम है। जब कनेक्टिविटी रेल की, ट्रांसपोर्ट की, रोड की, एयर की बढ़ेगी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा तो हो सकता है 16% नहीं 8% ही खर्चा है, तो 200 रुपए में आपको 16 रुपए ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट लगेगा। आपका 16 रुपए पर व्यक्ति पर प्रोडक्ट बचेगा 100-200 रुपए पे। अगर समझाने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम इसे पूरी जनता के हिसाब से कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ा फर्क आता है इकोनॉमी में, इसीलिए ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। फिर आगे बात करते हैं आवासीय क्षेत्र को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं हुई है। पीएम आवास योजना का बजट जो अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2022-23 की करें तो उस दौरान वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। वहीं इस वर्ष 23-24 में बढ़ाकर 79,000 करोड़ से ज्यादा कर दिया गया है। तो 79,000 करोड़ रुपए का बजट पीएमएवाई के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एलोकेशन किया गया। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को घर मिले, लोगों को सस्ते दर में अच्छे घर मिले। पीएमएवाई के अंतर्गत जो लोगों का सपना है अपना घर हो, वो सपना पूरा हो, इसीलिए इतना बड़ा फंड एलोकेट किया गया। शहरी नियोजन में सुधार करने का पूरा प्लानिंग किया गया है। शहरों को भविष्य के स्थायी शहरों में बदलने के लिए शहरी नियोजन सुधार और कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अलग अलग स्कीम, अलग अलग बहुत सारे बजट में एलोकेशन किया गया है। म्यूनिसिपल बॉन्ड पर घोषणा, दोस्तों म्यूनिसिपल बॉन्ड पर भी बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं कि हर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्ट्रांग बने, उनका एक सिस्टम बने, एक स्ट्रक्चर बने जिसके तहत उन्हें जो फंड एलोकेशन किया जाए वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो और वो अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने ट्रस्ट और वर्थ को बढ़ा सके। अब बात करेंगे शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रियल एस्टेट से रिलेटेड लिया गया है कि कैसे टियर 2 और टियर 3 सिटीज में शहरी विकास निधि का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और 10,000 करोड़ रुपए पर वर्ष हर वर्ष दिए जाएंगे इसके लिए टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज को। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। दोस्तों इसका पर्पस क्या है? ऑलरेडी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का पिछले भी कई बजट्स में डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज है वहां पर भी 10,000 करोड़ रुपए सालाना देकर उनके लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो, ताकि और डिटेल में बहुत अच्छा काम उन टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी ग्रोथ का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो सके, रियल एस्टेट का हो सके। 100% मशीनी सफाई। हाँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सारा क्लीनिंग का काम जो है वो अच्छी अच्छी मशीनों से हो। जो ड्रेनेज लाइंस है ये सब के लिए जो पहले मैन पावर यूज होता था, जो थोड़ा हानिकारक भी होता था उनके लाइफ के लिए, वहां पर बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज गवर्नमेंट करना चाहती है, जो एक बहुत बड़ी बात है स्वच्छता को लेकर भी। दोस्तों जैसा मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि अब हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। प्योर रियल एस्टेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं बजट में रिलेटेड आपको बताने वाला हूं और आप अपने व्यूज दे सकते हैं। हमें जो लगा, जो चीजें डिक्लेयर हुए हम आपको वो बता रहे, एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले कैप डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल गेन्स ऑन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54 एंड 54F 10 करोड़ के आसपास का इन्होंने अभी लिमिट लगाया है। नाम मैं बात करूंगा आरईआईटी की, तो बजट एलोकेशन में आरईआईटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को बहुत बड़े लेवल पे ध्यान दिया गया है। उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने बताई है कि कैसे टैक्सेबल चीजें काउंट होगी, क्या होगा। फिर उसके बाद इस बजट में रियल एस्टेट से रिलेटेड ग्रीन बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा, ग्रीन कंस्ट्रक्शन एंड ग्रीन बिल्डिंग। अब ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है? ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जिससे इन्वायरमेंट का बहुत कम नुकसान हो या इन्वायरमेंट को फायदा हो, कार्बन एमिशन बहुत कम हो। तो इन्वायरमेंट के फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स बनाना मतलब ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है इस पूरे बजट के दौरान, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कैसे ग्रीन इंफ्रा के बढ़ने से इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंस्ट्रक्शंस होंगे और इन्वायरमेंट का फायदा होगा। उसके बाद फिर बात करेंगे एनबीएफसी की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इनका भी बहुत बड़ा रोल है इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इस रियल एस्टेट के पूरे एलोकेशन में। They are suggested to make revision to bring classification under the act into compliance with changes made to the RBI categorization। मतलब बहुत सारे उनके लिए भी नए रूल्स, नए नॉर्म्स घोषित किए गए कि एनबीएफसी का कैसा रोल रहेगा इस पूरे बजट में। फिर बात करेंगे फ्यूचर सस्टेनेबल सिटीज भारत में गवर्नमेंट लाना चाहती है। बहुत सारी स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट है, सस्टेनेबल सिटीज ऑफ टुमारो, मतलब जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, सीवेज लाइन से लेकर सैनिटेशन से लेकर इलेक्ट्रिकल से लेकर हर चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग हो। उस तरीके की बहुत सारी फ्यूचर सस्टेनेबल सिटीज़ का भी प्लान है, जिसके ऊपर बहुत सारा फंड इस बजट में अलॉकेट किया गया है। आगे बात करेंगे
नेक्स्ट चीज़ की कि कैसे एनआरआईज के लिए भी, इसमें नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए 45 डेज का यहाँ पर डेडलाइन का एक्सटेंशन किया गया है रिलेटेड विद बेनामी संपत्ति, बेनामी प्रॉपर्टी का जो नॉर्म आया था, और जो भी उनका डे ऑफ नोटिस है, जब उन्हें जो एडजुडिकेटर थे उनके द्वारा या तो जो आपके इनिशिएटिंग ऑफिसर है उन्हें जिस दिन से नोटिस आया था तब से 45 डेज के एक्सटेंशन का प्रोविजन इस बजट में बताया गया है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ, बहुत सारे SEZ बनाने का भी गवर्नमेंट का प्लान है कि और ज़्यादा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो ताकि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, लोगों को बहुत ज़्यादा लेवल पे इस पूरे बजट का फायदा मिले। सो कैसा रहा ये बजट? तो अब इस बजट के ऊपर जो माने जाते हैं भारत की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी जो नरेटको के उपाध्यक्ष भी है, निरंजन हीरानंदानी जी ने कहा है कि आर्थिक दृष्टि से ये बजट बहुत ही संतुलित बजट है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के पूंजीगत व्यय को 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाकर भारत के आर्थिक विकास पर समुचित ध्यान दिया गया है, जो देश के GDP का लगभग 3.3% कंट्रीब्यूट करता है। सो रियल एस्टेट से संबंधित अलग अलग क्षेत्रों पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और लॉजिस्टिक क्षेत्र भी शामिल है। कनेक्टिविटी की सुविधा को देश के अंतिम सिरे पर पहुंचाने से लॉजिस्टिक की लागत में काफी कमी आएगी। ये व्यू थे, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये हीरानंदानी जी के वर्ड्स है कि उन्हें उनका जब ओपिनियन लिया गया, बीइंग अ वेरी सीनियर लीडर एंटरप्रेन्योर इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और आज नरेटको जैसे बॉडी के इतने टॉप पोजीशन पे हुए, तो उनके व्यूज क्या थे ये मैंने आपको बताया एंड में कि इस पूरे बजट को लेकर क्या व्यू रहा। ये एक प्रयास दोस्तों मैंने और मेरी टीम ने किया आपके लिए कि हम बजट का एनालिसिस कर सके और बेसिक लेवल पर आपको इन्फॉर्मेशन दे सके कि रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कैसे क्या कितना बजट एलोकेट किया गया, क्या क्या चीज़ों पर काम होने वाला है, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े। अभी तक आपने हमें सपोर्ट किया, हमें इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो, आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक से ही हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे आने वाले समय में। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।